भारत की कैसी छवि होती। अधिकारी किस तरह से सरकार के कहने पर काम कर रहे थे, इसको लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अपने इंटरव्यू में भी बात रखी थी, जब उन्होंने बताया था कैसे उन्हें बेल्ट से पीटा गया था, यातनाएं दी गई थी। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वहां उस समय का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था उसने इस तरह से काम किया? सवाल बहुत बड़ा है। मैं एक बार, विवेक हमारे साथ कोर्ट रूम से जुड़े हुए हैं, सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं, जरा बताइए सत्यप्रकाश, वहां से अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए। विवेक पहले जुड़ रहे, विवेक और सत्यप्रकाश दोनों साथ में ही हैं, बताइए जरा वहां पर कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है, जरा सत्य से पूछिए। सत्यप्रकाश अंदर थे, कोर्ट रूम ने यह साफ कह दिया है कि जो थ्योरी गढ़ी जा रही थी एटीएस के द्वारा और वो गलत है। अंदर क्या क्या वो जरा विस्तार से बताइए। देखिए, कोर्ट की कार्रवाई जब शुरू हुई, जज आके बैठे और सारे आरोपी बैठे, कोर्ट ने, जज ने पूरी कहानी पहले पढ़ा, इसके बाद पूरा कहा कि जो आरोप लगाए थे, जो एटीएस ने जांच किया था, कहीं पूरी तरह से गलत है। कोई भी एविडेंस नहीं मिला, चाहे आरडीएक्स की बात किया जाए, चाहे कश्मीर की बात किया जाए, जो भगवा आतंकवाद की बात किया गया, तो पूरी तरह से निराधार है। पूरी स्टोरी सुनाया जज ने। इसके बाद एक एक करके एक एक आरोपियों के बारे में बताया, कहा कि इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, चाहे प्रज्ञा साध्वी हो, चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे चौधरी हो, सभी को कहा गया कि सभी का जो आरोप लगाया पूरी तरह से गलत है, जो एटीएस ने जांच किया। क्योंकि उन्होंने कहा कि एनआईए ने जो जांच किया था और एटीएस ने जो जांच किया, दोनों में डिफरेंस था। जिस तरह से आरोप लगाए गए, तो कहीं ना कहीं एनआईए की जो जांच था, कहीं डिफरेंस था। और कहा कि जो भी आरोप लगे, चाहे आरडीएक्स के लगाए गए, चाहे बाइक के लगाए गए, और चाहे वहां पे बम रखने के, सारे कहीं प्लांटेड थे और सारे आरोप को निराधार बताया। इसके अलावा सत्यप्रकाश, ये भी बात कही गई कि ये जो अभिनव भारत संगठन है, जिस पर फंडिंग का आरोप लगा, और ये भी बताया गया कि उस पूरे से जो फंडिंग आई थी उस संस्थान से, उसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया, उसके भी सबूत नहीं मिले हैं। इस बात के सबूत मिले हैं कि वो पुरोहित की संस्था थी, पैसा भी आया था, लेकिन उसका इस्तेमाल इस ब्लास्ट में किया गया है कि नहीं, ये बात बिल्कुल साफ नहीं हुई है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जी हाँ, जज ने साफ तौर से कहा कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन जो आरोप लगाए, जो एटीएस ने कहा है, पूरी तरह से गलत है। ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन इसमें ब्लास्ट में यूज किया गया है, पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, जो पैसा आया है कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो बम आरडीएक्स लाने की बात किया गया है, जितने लोग शामिल थे, चाहे बाइक शामिल था, जितने लोग से पूछताछ किया गया है, सारे चीज़ों को निराधार बताया है। और कहा कि जो बयान लिए गए हैं, कहीं कहीं दबाव में लिए गए हैं, जो बयान एक बार बता देते हैं, सत्या बता रहे हैं कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, लेकिन बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान आया है। वो कह रहे हैं न्याय की जीत हुई है, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा का कहना है मुझे प्रताड़ित किया गया। साध्वी प्रज्ञा कह रही है मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मुझे यातनाएं दी गई। वो कह रही है आज न्याय की जीत हुई है। तो पहला रिएक्शन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आ गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है न्याय की जीत हुई है बरी होने के बाद। ये पहला रिएक्शन। घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉबने जे काही केलं होतं, या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। तपास यंत्रणांनी पुरावे देऊ शकले नाहीये। मराठी तपास यंत्रणा पुरावे देऊ शकलेले नाहीये। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्री डिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश धावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो फॉल्टी था, उस वजह से
कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की क्या रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारने काय सांगितलं आहे? मराठीत सांगा आता. असं आहे की या केसमध्ये बोला सर, बोला. मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासनंच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडनं यात येत होते। त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तो नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात। साध्वी जी को और तमाम लोग हैं। ये जो घटना थी, ये जो कांग्रेस पार्टी का था, जो नैरेटिव था फर्जी, भगवा आतंकवाद, और उसी को इन्होंने प्रैक्टिकल में बदला था। ये हमेशा कहते रहे कि साहब ये तो भगवा आतंकवाद है, हिंदू आतंकवादी हैं। कल गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में कहा कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता जिसकी मोहर लग गई है। मैं एक एग्जाम्पल बार बार देता हूँ। 26/11/2008 मुंबई, जिसमें 166 लोग मारे गए, 2 हमारे आईपीएस अफसर मारे गए, और उसमें एक कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसको फांसी की सजा भी हो चुकी है, वो जहन्नुम में जा चुका है। लेकिन उसमें भी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने, के रहमान साहब यहाँ 2 बार डिप्टी चेयरमैन रहे, AR अंतुले साहब जो मुख्यमंत्री होते थे, इन लोगों ने एक पुस्तक लिखवाई थी इसी श्रेणी में भगवा आतंकवाद को प्रूव करने के लिए, 26/11 RSS की साजिश अजीज बरनी से, और उसका विमोचन किया था माननीय दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मुंबई में और दिल्ली में। तो इस तरह से इसरत जहां इनकाउंटर जब हुआ, जहां मोदी जी को मारने का प्रयास हुआ था, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उसको भी क्लीन चिट दिया इन लोगों ने। ये कहा वो तो निर्दोष थी, और जब डेविड हेडली का इंट्रोगेशन हुआ मुंबई में, NIA ने किया, उसने कहा था ये हमारे लश्कर की आतंकवादी थी। तो ये इन्होंने जो बार बार भगवा आतंकवाद का फर्जी बढ़ा, आज कोर्ट ने निर्णय देकर तार कर दिया है कि हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और ये भगवा आतंकवाद का नैरेटिव रख करके इन्होंने हिंदुओं को, RSS को, बीजेपी को तो बदनाम किया, साथ ही साथ इन्होंने देशद्रोह किया है, क्योंकि उसके माध्यम से ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को क्लीन चिट देते रहे, जिसको अभी ऑपरेशन सिंदूर में मिट्टी में मिला दिया। इस घटना के बाद एक नए शब्द की इजाद किया गया, भगवा आतंक। तो उन नेताओं को, उन लोगों को क्या कहेंगे? ऐसा हुआ, उन नेताओं को कहूंगा जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव देते थे, वो देशद्रोह कर रहे हैं। वो केवल ना अपने वोट बैंक के लिए हिंदुओं को, RSS को बदनाम करते रहे, बल्कि वो पूरे दुनिया में एक नैरेटिव करते रहे कि हिंदू भी आतंकवादी हैं, और पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाते रहे, उसको एक हथियार देते रहे उनके हाथों में पाकिस्तान के। तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता। मैं उनकी निंदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सांसद ब्रिजलाल थे। गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो आप सुन रहे थे सांसद ब्रिजलाल को, जो बता रहे थे कि किस तरह ये प्रताड़ना दी गई। देखिए, अब ये आप मानकर चलिए कि पॉलिटिकल रिएक्शंस आना शुरू होंगे।